A very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history. लास्ट सेशन में बच्चों हम लोगों ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो है कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। हम लोगों ने बच्चों यहां तक जो है लास्ट सेशन में कंप्लीट किया था। आज के सेशन में हम रिमेनिंग पॉइंट्स को पढ़ेंगे एंड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं रह गए थे उन्हें हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल। एंड कुछ सेशन में बच्चों हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट वी विल कवर अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए पॉइंट यहाँ लिखा हुआ 24th of March, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। ऑन 24th of March 1946 कैबिनेट मिशन अराइव्ड एट दिल्ली। तो देखिए यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि कब जो है कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था। तो 24th of March 1946 को बच्चों कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। During the announcement of the session, its President Patrick Lawrence made it clear that the aim of this mission is to prepare a plan for the formation of the Constituent Assembly। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है, यहाँ पे जो है इस कैबिनेट मिशन के जो प्रेसिडेंट रहते हैं पैट्रिक लॉरेंस, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है जब हम लोग कैबिनेट मिशन को पढ़ रहे थे, कैबिनेट मिशन वाले टॉपिक को। तो वहां पर पूछा हुआ था कि इस मिशन का जो है प्रेसिडेंट कौन रहता है और इट वॉज हेडेड बाई हुम। तो इट वॉज हेडेड बाई पैट्रिक लॉरेंस। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। और यहाँ पे पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि ये जो कैबिनेट मिशन भारत आ रहा है 24 मार्च 1946 को जो भारत पहुंचा ये कैबिनेट मिशन, इसका एम है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फॉर्मेशन करना, ताकि इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के लिए संविधान जो है बनाया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्री इंडिया, एंड टू मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट फॉर द इंडियंस। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे कौन कौन सी बातों को जो है डिस्कस किया गया है। As per the cabinet mission plan for the formation of Constituent Assembly, each province was given a number of seats in the proportion of 1 seat for the every 10 lakh of the population। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चों लिखा हुआ है आप लोगों के लिए जो पॉइंट लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी हर प्रोविंस में, फॉर्मेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ईच प्रोविंसेस। अब देखिए जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी हर प्रोविंस को जो है जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट किए गए हैं वो किस आधार पे अलॉट किए गए हैं, व गिवन द नंबर ऑफ सीट्स इन proportion of 1 seat for every 10 lakh of the population। तो देख सकते हैं आप हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे जो है एक सीट जो है यहाँ पे अलॉट किया गया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में पूछा हुआ है। 3 वोटर ग्रुप्स वर मेड जनरल, मुस्लिम एंड सिक्स। तो आप देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जो 3 वोटर ग्रुप्स बनाए गए थे वो कौन कौन से थे, जनरल्स, देन मुस्लिम्स एंड देन सिक्स। ओनली इन द पंजाब। अगर हम सिक्स की बात करते तो ये सिर्फ पंजाब की बात थी बच्चों। जितने पॉइंट्स आप डिस्कस कर रहे हैं सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन हर पॉइंट जहां पे भी जो है आपको हाईलाइटेड टर्म देखने को मिल रहा है इन सभी जगह से जो आपके प्रीवियस एग्जाम जो क्वेश्चन पूछे गए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इलेक्शन फॉर 296 सीट्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन प्रोविंसेस इन जुलाई 1946। तो अब यहाँ से पूछता है कि देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है कि सर चलिए एक ही क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। जुलाई 1946 में जो प्रोविंसेस में जो इलेक्शंस हेल्ड हुए थे बच्चों, तो वहां पे जो है कितनी सीट्स के लिए इलेक्शन किए गए थे, 296 सीट्स के लिए जो है इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। कब, जुलाई 1946 की हम बात कर रहे हैं। इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली 208 कांग्रेस मेंबर्स वर इलेक्टेड। अब आप देख सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बच्चों 208 कांग्रेस मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था, जिसमें से उसके बाद देखिए 208 तो हम लोगों ने देखा कितने क्या थे, कांग्रेस मेंबर्स थे बच्चों। जस्ट वेट,
208 जो है बच्चों कांग्रेस मेंबर्स थे जो इलेक्ट हुए थे, 73 जो है मुस्लिम लीग कैंडिडेट्स थे जो जीते थे, और 15 अदर्स जो है इलेक्ट हुए। तो ध्यान रखिएगा 208 सीट्स पे जो है कांग्रेस जीते थे, और 73 पे जो है मुस्लिम लीग जीता था, और 15 पे जो है अदर्स जो है इलेक्ट हुए थे। जो ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है आफ्टर द इलेक्शन, जो पहला सेशन होता है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वो कब होता है? ध्यान रखिएगा, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाला पॉइंट है या फिर जो कैबिनेट मिशन वाला पॉइंट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये दोनों जो है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ पहला ही पॉइंट, ये जो लिखा हुआ आपके सामने हाईलाइटेड लिखा है, फर्स्ट सेशन जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का कब होता है? 9 दिसंबर 1946। तो ये जो सीधा सीधा पूछा हुआ है कि व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड, इट वाज हेल्ड ऑन 9th of December 1946। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का भी है एज वेल एज पॉलिटी का भी है। और फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है कौन इलेक्ट होता है? ये जो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, फर्स्ट सेशन जो होता है कंस्टिट्यूएंट असेंबली का 9th of December 1946 को, तो यहाँ पे जो है पहले प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो बच्चे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने जाते हैं। तो ध्यान रखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है बच्चों यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं। आफ्टर दैट ऑन 11th of December 1946, अभी देखिए हम लोगों ने पढ़ा 9th of December 1946 की बात कर रहे थे, जहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ जो सेकेंड मीटिंग होती है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, वहां पे जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो जिन भी बच्चों ने पॉलिटी के इस पॉइंट को कवर कर लिया, आप लोग को पता होगा कि ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाला क्वेश्चन है और ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला क्वेश्चन है, वेरियस टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है, नॉट ओनली इन द हिस्ट्री एज वेल एज द पॉलिटी। फाइन, तो हु वाज द फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? ये कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद पूछता है कि कौन जो है इलेक्ट होकर के आता है, सेकेंड मीटिंग जब हेल्ड होती है कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, उस समय प्रेसिडेंट के रूप में कौन इलेक्ट होकर के आता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इलेक्ट होकर के आते हैं। Next point, Indian Constitution was adopted on 26th of November 1949। ये चीज तो आप सभी बच्चों को पता भी होगा और याद भी होगा मेरे ख्याल से कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 को बच्चों भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया जाता है। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो बहुत अच्छी बात है। इफ अगर नहीं पूछा गया है तो यहाँ से एक क्वेश्चन आप खुद ही बना सकते हैं कि क्या जब हमारा संविधान बना था, हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन थी? तो नहीं बच्चों, उस समय जो हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज नॉट अ सॉवरेन इंस्टीट्यूशन। On 14th of August 1947, Constituent Assembly was declared as a sovereign body by the of the Indian Union with Dr. Rajendra Prasad as its president। तो आप देख सकते हैं बच्चों, जब 26 नवंबर 1949 की हम बात कर रहे थे, जिस समय भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था, उस समय जो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, इट वाज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। बट ऑन 14th of August 1947 की जब हम बात करते हैं, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को बच्चों डिक्लेयर किया गया था, वाज डिक्लेयर्ड एज अ सॉवरेन बॉडी ऑफ द इंडियन यूनियन विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट। 14 अगस्त 1947 की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो है ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली हमारी सॉवरेन बॉडी थी। बट व्हेन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, एट दैट टाइम दिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट सॉवरेन बॉडी। द नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जीवी मावलंकर वाला जो पॉइंट लिखा है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। G.V. Mavlankar held the post of Speaker of the Central Legislative Assembly and the Speaker of the Indian Parliament। तो ये कोई पॉइंट भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन जो है स्पीकर था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो देखिए बच्चों, जीवी मावलंकर जी की हम बात करें, ही वाज द स्पीकर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1946 टू 14th of August 1947। तो आप देख सकते हैं 1946 से बच्चों लेकर के 14 अगस्त 1947 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर जी थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थोड़े से और पॉइंट्स रह गए, उसके बाद जो है हम फटाफट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
एंड बिकेम द, देखिए जीवी मावलंकर जी का हम लोगों ने देखा ही बिकेम द स्पीकर ऑफ लोकसभा आफ्टर द इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो क्लियर हो गया कि अब देखिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे फ्रॉम 1946 से लेकर के 14 अगस्त 1947, वही जो है जीवी मावलंकर जी भारत के जो है आजाद भारत के जो है पहले स्पीकर के रूप में जो है लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में सामने आते हैं। ही वॉज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम 1952 to 1956. He was the Speaker of the Bombay Legislative Assembly from 1937 to 1946। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। बट हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है देखिए कुछ दिनों से मेरे लैपटॉप में एज वेल एज मेरे पेन टैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए जो है यहाँ पे पेन का यूज मैं नहीं कर पा रही हूँ, हाईलाइटर का यूज मुझे करना पड़ रहा है। चलिए हम आते हैं लास्ट के सेशन में हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस को देखे थे, उन दोनों क्वेश्चंस को एक बार फिर से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Which one of the following first mooted the idea of the Constituent Assembly to frame a constitution for the India? तो देखिए क्या कह रहा है, इसमें से किसके द्वारा जो है पहली बार जो ये आइडिया लाया गया था कंस्टिट्यूंट असेंबली का टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे जो पहला हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था बच्चों, एक्चुअली स्वराज बिल में जो हम लोगों ने पढ़ा था, बट अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं बच्चों, तो ऑप्शन में तो हमारे पास स्वराज बिल तो लिखा नहीं है, तो स्वराज पार्टी ये ना हो कि आप लोग स्वराज पार्टी टिक कर दीजिएगा। स्वराज विधेयक था, स्वराज बिल था 1895 में, तो ये ऑप्शन तो आप लोग हटा दीजिए। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ द, देखिए हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक पॉइंट पढ़ा था यहाँ पर कि देखिए कांग्रेस इन फेसबुक सेशन डिफाइंड द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूंट असेंबली एंड पॉइंटेड आउट इट्स इंपॉर्टेंस। तो देखिए जो फैसपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1936 में, वहीं पर जो है इस कंस्टिट्यूंट असेंबली के बारे में कहा गया था कि कंस्टिट्यूंट असेंबली जो है फ्रेम करेगी भारत के लिए एक संविधान। तो देखिए अगर यहाँ पे स्वराज बिल होता तो आप में भी जो है स्वराज बिल या फिर स्वराज विधेयक को टिक करते, बट स्वराज पार्टी लिखा है तो ये ऑप्शन है नहीं है। बट हम यहाँ पर हम बात करेंगे कौन से जो है फैसपुर अधिवेशन की यहाँ पे हम बात करें जो 1936 में होता है। चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सीन स्वराज विधेयक 1895। तो ये अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया है फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ऑफिशियली इट वाज सेड। देखिए यहाँ पे जो ये आइडिया जो था स्वराज ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया के लिए, भारत के संविधान के लिए, तो स्वराज विधेयक में आइडिया आपको देखने को मिलता है। बट ऑफिशियली जब हम बात करेंगे तो कांग्रेस का जो फैसपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में बच्चों, वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इन दिस सेशन द कंस्टिट्यूंट असेंबली वाज वास्टली एक्सप्लेन। इट इज नोटेबल दैट इफ ऑप्शन ए वुड बी स्वराज पार्टी 1934 देन इट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। देखिए असल में यहाँ पे एक पॉइंट ये हो गया है कि 1934 अगर यहाँ होता बच्चों, देखिए स्वराज पार्टी 1934 होता तो यहाँ पे हम 1934 टिक करते, बट यहाँ पे 1935 लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ 1935 वाले ऑप्शन को जो है हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। देखिए आगे पॉइंट क्या लिखा, क्योंकि जो स्वराज पार्टी 1934 की जब हम बात कर रहे थे, इट वुड बी द करेक्ट आंसर। द स्वराज पार्टी डिमांडेड द डेवलपमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली इन रांची 1934। अगर 1934 होता तो आप यहाँ पे 1934 वाले स्वराज पार्टी को जो है सही आंसर करते, और अगर स्वराज पार्टी की जगह स्वराज विधेयक होता तो स्वराज विधेयक वाले को हम टिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। आप लोगों से फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोटेड डाउन करते चले। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। देखिए बच्चों GM 360 के द्वारा यूपीएससी CSC प्री मेंस इंटरव्यू के लिए जो है बच्चों बैचेस लॉन्च हो चुकी हैं ग्रैंड मास्टर 360 के द्वारा। तो एज सुन एज पॉसिबल आप लोग जो है रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही आप लोग को ये लेक्चर मिलेगा, स्टार्टिंग में जो है बच्चों आप लोगों के सामने जो है कुछ पीपीटीज रहेंगे, जहां पे जो है एक स्कैनर रहेगा, तो आप उस स्कैनर पे जो है आप उसको स्कैन करके उस हमारी साइट को विजिट कीजिएगा, रजिस्टर कीजिएगा, और एज सुन एज पॉसिबल इन सभी बैचेस में जो है एनरोल कराइएगा। ना ही केवल यहाँ पे जो है यूपीएससी
के लिए है और यूपीपीसीएस के लिए ही बैचेस प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं, बल्कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 के लिए भी बैचेस बच्चों प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड इट इज अवेलेबल एट फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। आप सभी लोग को पता है यूट्यूब पे ही आप लोग इस सेशन को सुन रहे हैं। एंड एक और चीज आप लोगों को बतानी है बच्चों, प्लीज गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स। जस्ट वेट। और देखिए फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो आपको फीस स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। देखिए GM360 के द्वारा जो है जो भी बैचेस लॉन्च की जा रही हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है बच्चों 100 रुपीज है विद थ्री फ्री डेमो क्लासेस। और यूपीएससी की अगर बात करते हैं हम, यूपीएससी की जो एडमिशन फीस है 1000 रुपीज है एंड 500 रुपीज मंथली आपको पे करना है 18 मंथ तक। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे जो है आपको कोर्सेज प्रोवाइड की जा रही है। 18 मंथ में बच्चों आपको प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीजों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। उसके बाद हम एसएससी की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी कोर्सेज की जो है प्रिपरेशन कराई जा रही है GM360 के द्वारा बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। तो एसएससी के लिए बच्चों जो एडमिशन फीस है 800 रुपीज है एंड 400 मंथली फीस है 10 महीने के लिए। तो एज सुन एज पॉसिबल जो है बेटर रिजल्ट के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं। इट इज रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज आप सभी लोग जो है जितने भी आपके नोन में होंगे सभी लोगों को GM360 के द्वारा जो ये बैचेस आप लोग को प्रोवाइड की जा रही है उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम बच्चों को जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी भारत के संविधान के लिए वो सेटअप किया गया था। तो इतनी देर से हम लगातार कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं और लास्ट सेशन में भी बच्चों हम लोगों ने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पढ़ा था। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान में ही जो है बच्चों इसी के तहत जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करने की बात की गई थी, जिस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा भारत के लिए संविधान जो है बनाया जाएगा। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डी ऑप्शन हमारा सही था, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फाउंडेड अंडर द कैबिनेट मिशन द प्रेसिडेंट। ये तो आप लोग को पता है कि कैबिनेट मिशन के अंडर में इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया। तो प्रेसिडेंट थे कैबिनेट मिशन के पैथिक लॉरेंस थे, आप लोग को पता है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इस मिशन का एम क्या है। ये जो कैबिनेट मिशन वाज टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। कैबिनेट मिशन डिक्लेयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेटिव स्टेट्स विल कंट्रोल द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा है। सेम क्वेश्चन है, अलग तरीके से आपके सामने रखा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो ये अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था। कैबिनेट मिशन प्लान की हम बात कर रहे थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में जो है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि पूछा हुआ है कि सीट्स किस आधार पे अलॉट की गई थी। तो पॉपुलेशन के आधार पे अलॉट किया गया था। मैंने बोला था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे जो है एक सीट अलॉट किया गया है। चलिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। अंडर द cabinet mission plan total number of seats allotted to each province in the constituent assembly was roughly in the ratio of 1 representative to the population of। देखिए तो यही कह रहा है कि एक सीट जो है कितनी पॉपुलेशन पे यहाँ पे दिया गया था, अलॉट किया गया था। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 10 लाख पढ़ा था बच्चों, 10 लाख। तो बी वाला ऑप्शन आपके सामने सही है, 10 लाख पर्सन। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यूपीपीसीएस में जो है यूपीयूडी एलडीए प्री 2002 और यूपीपीसीएस प्री 2001 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम फटाफट देखते हैं। अंडर द कैबिनेट मिशन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज रफली इन द रेशियो of 1 representative to the population of 10 lakh persons on the communal basis। तो हम लोगों ने देख लिया 10 लाख पे जो है एक सीट अलॉट किया गया था। अभी हम लोगों ने देखा जो 3 क्लासेस ऑफ वोटर थे वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जनरल थे, मुस्लिम थे, सिख जो है। केवल पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पे जो है सिख भी थे। तो 3 क्लासेस ऑफ वोटर्स थे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे।
द फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन, तो देखिए क्या लिखा, जो पहला सेशन था बच्चों कंस्टिट्यूंट असेंबली का वो कब हुआ था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पहला सेशन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जहां पे प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। वहीं जब हम बात करते हैं बच्चों सेकेंड सेशन कब होता है इस कंस्टिट्यूंट असेंबली का, तो 11 दिसंबर 1946 हम लोगों ने पढ़ा था। वहां पर प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा हमारा कि पहला सेशन जो है कंस्टिट्यूंट असेंबली का कब होता है, तो 9 दिसंबर 1946 को होता है, ये आप सभी लोग को पता है। तो देख लीजिए सी ऑप्शन हमारा सही है बच्चों। Just wait. The first session of the Constituent Assembly was held in December 1946, तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया, दिसंबर 1946। देखिए कौन सा दिसंबर था, 9 दिसंबर था बच्चों, 9 दिसंबर 1946 को पहला सेशन होता है कंस्टिट्यूंट असेंबली का। इसके 2 दिन बाद ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की हम बात कर रहे थे, प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए गए थे। वहीं 2 दिनों के बाद जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इलेक्ट किए जाते हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1946। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, सेकेंड मीटिंग कब होती है, या फिर कह सकते हैं आपकी परमानेंट कह सकते हैं प्रेसिडेंट के रूप में कौन इलेक्ट किया था कंस्टिट्यूंट असेंबली का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वाज इलेक्टेड ऑन 11th ऑफ दिसंबर 1946 एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकंड्स। आप लोगों से उम्मीद है कि सभी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए हम इस तरीके से यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए चल रहे कि कुछ जो है थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों का यहाँ पे कवर होते चले। जस्ट वेट। देखिए ये जो एक चीज आप लोग को और बता दिया कि जो यूपीएससी के लिए जो क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा बच्चों, वो 1 से जो है 1 मई 2024 से यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है। एंड for SSC CGL as well, crash course is launched. Crash course will be launched on 1st of 2024. चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Who among the following was the president of the Indian Constituent Assembly? अब आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, इनमें से जो है कौन इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली का जो है प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है एग्जामिनर एक और तरीके से बना सकता था, बस उसको जो है ऑप्शन में थोड़ा सा चेंजेस करना था। यहाँ पे एक ऑप्शन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का भी अगर नाम दे देता, और जब यहाँ से आपसे पूछता कि पहले जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त किए गए थे, कौन चुने गए थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट प्रोविजनल प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। अब क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी की बात नाम नहीं ऑप्शन में है, तो हमारे पास सीधा सीधा ये आप कह सकते ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे कंस्टिट्यूंट असेंबली के, या फिर जो सीधे से आप पूछ लिया गया कि प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली की। 11th ऑफ दिसंबर डेट भी आपके सामने रख सकता है कि 11th ऑफ दिसंबर 1946 को जो है हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली। बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा आप लोग ये चीज, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेशन हम कवर करें, टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कंस्टिट्यूंट असेंबली वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि यूपी ARO 2014 का ये क्वेश्चन है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली। आप लोग मुझे चैट बॉक्स में देखिए एक्सप्लेनेशन आगे का सुनने से पहले मुझे चैट बॉक्स में जरूर रिस्पांस कीजिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कब प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया था कंस्टिट्यूंट असेंबली के। तो आप लोग मुझे फटाफट जो है कुछ सेकंड का मैं समय दे रही हूँ, आप लोग मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए कि कब जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, उम्मीद करते हैं सभी लोगों ने सही जवाब दिया होगा। 11th ऑफ दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कंस्टिट्यूंट असेंबली।
चलिए अब हम देखते हैं बाकी जो जितने नाम आपके सामने लिखे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिखा हुआ है, देन सरदार पटेल जी का नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लिखा है। आखिर ये लोग जो है किस पोजीशन पे थे? अब चलिए हम देखते हैं। बी आर अम्बेडकर जी की हम बात करते हैं, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो यहाँ से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाला, कि ड्राफ्टिंग कमिटी के प्रेसिडेंट के रूप में कौन नियुक्त हुआ था, कौन अपॉइंट किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में बच्चों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपॉइंट किया गया था। वहीं जब पूछा जाता है कि यूनियन पावर कमेटी, अलग अलग पूछ लेगा कि यूनियन पावर कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे, यहाँ भी बच्चों जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। वल्लभ भाई पटेल जी की हम बात करते हैं, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। सो देखिए यहां से आपसे पूछ लेगा, अगर सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की हम बात करते हैं बच्चों, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अगर हम सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है प्रेसिडेंट के रूप में किस किस के जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है अपॉइंट किए गए थे। तो एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इन सभी के जो है प्रेसिडेंट के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपॉइंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा ड्राफ्टिंग कमिटी का प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव करते हैं। The first president of the Sovereign Constitutional Assembly for the Dominion of India was, आप लोग फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए सर, क्या सही आंसर होना चाहिए बच्चों। The first president of the Sovereign Constitutional Assembly for the Dominion of India was, ये कौन थे? तो बच्चों में आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात कर रहे हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। द कंस्टिट्यूंट असेंबली वॉज नॉट सवर्न एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन। ठीक है, जब कंस्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई थी उस समय जो है बच्चों ये सवर्न नहीं था। इट वॉज डिक्लेयर्ड सवर्न ऑन 14th of August 1947 एंड दैट डे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली। तो आप देख सकते हैं 14 अगस्त 1947 हम बात कर रहे हैं, उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट किया जाता है। और उसी समय जो आप कह सकते हैं कि 14th of August 1947 की हम बात कर रहे हैं, इट वॉज डिक्लेयर्ड Constituent Assembly was declared as a sovereign and that day Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of the Constituent Assembly। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आप लोग को जो है आप लोग के कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Constituent Assembly of India was elected by the provincial assemblies in the year 1946। क्या ये पॉइंट सही है कि जो कंस्टिट्यूंट असेंबली है इलेक्ट हुई थी बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन 1946? दूसरा पॉइंट लिखा जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल मोहम्मद अली जिन्ना जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी व मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है द फर्स्ट सेशन ऑफ द कंस्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन इन जनवरी 1947। क्या ये था? आप लोग को सभी लोग को देख रहा होगा कि बी और सी पॉइंट अभी गलत है। चलिए देखते हैं डी वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। अब बताइए बच्चों इसमें से जो है सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, फटाफट आप लोग मुझे बताइए। क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं क्या 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को अडॉप्ट किया गया था? तो नहीं, 26 नवंबर 1949 की हम बात करते हैं, इस दिन बच्चों जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं बी सी डी पॉइंट तीनों गलत है, ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। एक बार फिर से ए वाला ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। कंस्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946। चलिए मूव करते हैं इस एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन हमें देखना बहुत जरूरी है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन भी क्वेश्चंस के आंसर में बच्चों एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उन एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। क्यों मैं बार बार आप लोगों से हर सेशन में यही रिपीट करती हूँ कि जितने भी पहले के क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहे हैं सीक्वेंस में, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन दिया है उन सभी एक्सप्लेनेशंस को आप थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा और हो सके तो आप लोगों से कोशिश कीजिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चले, क्योंकि जितने कमिंग क्वेश्चंस होंगे बच्चों उसके जो आंसर्स आपको पहले वाले क्वेश्चंस में ही देखने को मिलेंगे। चलिए एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे पूरा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में लिखा हुआ है। Under the Cabinet Mission Plan of 1946,
Election was held for the first time for the Constituent Assembly. The Constitution of India was drafted by the Constituent Assembly and it was set up under the Cabinet Mission Plan. ये चीज तो आप लोग को क्रिस्टल क्लियर है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर में ही बच्चों इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया था। किस सेटअप किया गया था कि ताकि भारत के लिए जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली इस ताकि जो भारत के लिए जो संविधान को तैयार किया जा सके। देखिए, और हम लोगों ने देखा था कि 10 लाख पॉपुलेशन पे जो है एक सीट की हम लोगों ने बात की थी। कांग्रेस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि 208 सीटें कांग्रेस को मिली थी, 73 सीट्स मुस्लिम लीग को मिली थी एंड 15 सीट्स बच्चों अदर कैंडिडेट्स को मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। तो देख सकते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कोई खड़ा, आप लोगों से रैंडमली खड़ा करके आपसे पूछ ले कि चलिए बताइए मुझे कि आजाद भारत का जो है पहला पार्लियामेंट कौन सा था, तो इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा बच्चों की आजाद भारत के इंडिपेंडेंट इंडिया के जो है फर्स्ट पार्लियामेंट जो है ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली ही था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हम लोगों ने बात किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे, या फिर आप कह सकते हैं प्रोविजनल प्रेसिडेंट, और आप कह सकते हैं टेम्पररी प्रेसिडेंट या फिर जो टेम्पररी चेयरमैन जो इलेक्ट हुए थे इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बच्चों को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ही थे। 9 दिसंबर 1946 की हम बात कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को सेकेंड जो सेशन होता है इस कंस्टिट्यूएंट असेंबली का, वहां पे परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखिएगा। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे चल के भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होते हैं। The Constituent Assembly, the Constitution of India was adopted on 26th of November 1949. फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। सच्चिदानंद सिन्हा वॉज एसोसिएटेड विद, अब देखिए फटाफट आप लोग मुझे बताइए कि क्या सच्चिदानंद सिन्हा जी कुछ इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे, डांडी मार्च से जुड़े हुए थे, या फिर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग, सच्चिदानंद सिन्हा जी कुछ इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इन्हें जो है क्या कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो है फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड द ऑफिस ऑफ स्पीकर स्पीकर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द ब्रिटिश एरा एंड द पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। तो हम लोगों ने मावलंकर जी का नाम पढ़ा था, जीपी मावलंकर। तो बी ऑप्शन बच्चों हमारा यहाँ पे सही है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जीवी मावलंकर held the office of Speaker of the Central Legislative Assembly of British era 1946 to 14 August 1947 and was Speaker of Lok Sabha after independence from 1952 to 1956. Fine. He was the President of the Legislative Assembly of Bombay Province from 1936 to 1946. ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। चलिए अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946। देखिए ये हम बच्चों नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी शुरुआत में ही रिक्वेस्ट है कि देखिए हर टॉपिक जब भी हम कभी नया टॉपिक को शुरू करते हैं वहां मैं आप लोगों को शुरू में ही बोल देती हूँ कि प्लीज आप लोग एक पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, लगातार रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठेगा ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पे नोटेड डाउन करते चले। एक बार फिर से बच्चों आप लोग को बता दिया जाए कि GM 360 के द्वारा यूपीएससी के लिए क्रैश कोर्स बच्चों लॉन्च किया गया है। 18 महीने का ये पूरा कोर्स होगा। इसमें जो प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों चीज की प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको जैसे वीडियो ये प्रोवाइड किया जाएगा वहां पे स्टार्टिंग में ही जो है आपको जो है एक बार कोड अवेलेबल होगा, उसको स्कैन करके आप लोग जो जरूर वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा यूपीएससी के लिए। और जो भी बच्चे आपके नोन में या फिर आप ही जो है कोई भी अगर एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा है तो एसएससी सीजीएल के लिए भी बच्चों क्रैश कोर्सेज लॉन्च किए गए फॉर 10 मंथ। एंड यहाँ पे जो है बच्चों आपको ये बैच भी जो है दोनों यूपीएससी एंड एसएससी दोनों के लिए जो बैचेस 1 May 2024 से जो है शुरू हो जाएंगी। तो एज सुन एज पॉसिबल बैचेस में एनरोल कराएं एंड मैक्सिमम बेनिफिट उठाने की इसकी कोशिश करें। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे, फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946।
On 12th of August 1946, Lord Weber invited Congress President Jawaharlal Nehru to form the interim government. अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि आखिर में कब जो है लॉर्ड वेवल ने कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को जो है, देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, जो भारत के राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा है हम यहाँ पे, तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को जो है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था। लॉर्ड वेवल को कब इनवाइट किया गया था कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? 12th of August 1946, ध्यान रखिएगा बच्चों, 12th of August 1946 को लॉर्ड वेवल ने जवाहरलाल नेहरू जी को, हु वाज द देन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, इनवाइटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर इंडिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की। 24 अगस्त 1946 की हम बात करेंगे। अंडर द लीडरशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू जी, कांग्रेस अनाउंस फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं 12 अगस्त को वेवल ने नेहरू जी को जो है इनवाइट किया कांग्रेस की आप जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, और 24 अगस्त 1946 को जो है जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जो अनाउंसमेंट कर दिया कि हम पहले आज जो है इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे भारत के लिए। On 2nd of September 1946, the first interim government of India was formed, in which Muslim League didn't participate in the beginning. तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज ये पूछ सकता है आप लोगों से कि जो पहला पॉइंट तो ये पूछेगा कि कब जो है फर्स्ट इंटरिम, देखिए 24th of अगस्त की अगर हम बात करें, 24th of अगस्त 1946 में तो ठीक है, यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया कि हम जो है इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। आखिर में ये इंटरिम गवर्नमेंट, पहले इंटरिम गवर्नमेंट बनती कब है? जस्ट वेट अ फ्यू सेकंड्स। पहली इंटरिम गवर्नमेंट बच्चों 2nd of September 1946 को बनती है। ठीक, अब ये 2nd of September 1946 को बनती तो है, बट इसमें जो है ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग के द्वारा कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, मुस्लिम लीग के द्वारा ये जो पहला इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया था, यहाँ पे किसी भी प्रकार का पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। अब देखिए जो जितने ये नाम आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ से जो है बहुत बार जो है पॉलिटी का, मैं फिर से बोलूंगी, अभी जो हम जो भी पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट वाले सेशन में भी जो हम लोगों ने कैबिनेट मिशन के बारे में, कुछ कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस किया था, इस सेशन में भी हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये दोनों सेशन जो है बच्चों आपके पॉलिटी के लिए और मॉडर्न हिस्ट्री दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सीधे सीधा पूछा हुआ है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला जो नाम लिखा हुआ कि फूड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे, तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई गई थी वहां पे जो है मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बच्चों हम यहाँ पे बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट। ठीक है, बलदेव सिंह की हम बात करते हैं, बलदेव सिंह वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ से जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि अशरफ अली, या फिर जो जवाहरलाल नेहरू जी, या फिर जो आप कह सकते हैं लियाकत अली खान, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या फिर बलदेव सिंह जी, ये लोग किस पद पे थे, ये वेरियस टाइम जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड इन द इंटरिम गवर्नमेंट कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वहीं जब हम बात करते हैं डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर बच्चों बलदेव सिंह जी थे। उसके बाद हम बात करते हैं फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स वर लुक्ड बाय द जवाहरलाल नेहरू इन दिस गवर्नमेंट, इन दिस गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी जो है फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर के जो है मिनिस्टर थे। अभी थोड़ी देर में जो है आपको ये क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। अब ना अशरफ अली की हम बात करें, अशरफ अली हेल्ड द रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ 1946। तो आप देख सकते हैं कि पूछा हुआ है क्वेश्चन की कौन जो है रेल एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री किसके लीडरशिप में था, किसके अंडर में था ये? तो अशरफ अली के अंडर में था। मुस्लिम लीग
ऑन द रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय द लॉर्ड वेबल ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इंटरिम गवर्नमेंट को शुरुआत में ज्वाइन किया गया था? तो देखिए नहीं, शुरुआत में मुस्लिम लीग ने जो है इस इंटरिम गवर्नमेंट में हिस्सा लेने से जो है नकार दिया, मना कर दिया। बट लॉर्ड वेबल के जो है कंटिन्यूस रिक्वेस्ट पे जो है मुस्लिम लीग ने भी इस इंटरिम गवर्नमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। और अक्टूबर 1946 की हम बात करते हैं, 5 मेंबर्स ऑफ द लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। तो एक क्वेश्चन आप खुद यहाँ बना सकते हैं कि कितनी मेंबर्स जो है अक्टूबर 1946 में इस इंटरिम गवर्नमेंट को ज्वाइन किए थे? तो बच्चों 5 जो लोग थे, 5 मेंबर्स जो मुस्लिम लीग के थे, उन्होंने अक्टूबर 1946 में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लॉर्ड वेबल इस इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लियाकत अली खान की हम बात करते हैं, अगर लियाकत अली वॉज गिवन द फाइनेंस मिनिस्टर। अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछेगा कि हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट? तो बच्चों ये कौन थे? लियाकत अली जी थे। हु इन हिज बजट प्रेजेंटेशन इम्पोज सेवरल टैक्सेस ऑन बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट। चलिए अबुल कलाम आजाद जी की हम बात करते हैं। अबुल कलाम आजाद वॉज नॉट अ मेंबर इन दिस इंटरिम गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे अगर ये पॉइंट मेंशन किया गया है अबुल कलाम आजाद जी वाला, तो सीधा सीधा इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या अबुल कलाम आजाद जी इस इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर थे? तो अबुल कलाम आजाद जी बच्चों इस इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि interim government was interim government had 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा आशा फली, सी राजगोपालचरी, शरद चंद्र बोस, डॉक्टर जॉन मेथाई, सरदार बलदेव सिंह, सर सफत अहमद खान, जगजीवन राम, सैयद अली, सहीर, CH भाभा। 3 of these 12 were to be removed when the Muslim League joined the interim government। अब आप देख सकते हैं बच्चों, इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो 12 जो है मेंबर्स कांग्रेस में, 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स जो थे इंटरिम गवर्नमेंट पे, बट जैसे मुस्लिम लीग जो है इस इंटरिम गवर्नमेंट को लॉर्ड वेबल के रिक्वेस्ट पे ज्वाइन करती है, यहाँ से 3 मेंबर्स जो है हट जाते हैं। When Muslim League joined the इंटरिम गवर्नमेंट, यहाँ से 3 मेंबर्स को जो है हटा दिया जाता है। और ये कौन कौन से? सर अली जहर, शरद चंद्र बोस एंड सर सफत अहमद, इनको हटा दिया जाता है। ठीक है, यस वेट। गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए उसके बाद पॉइंट लिखा हो कृषक प्रजा पार्टी वाला। कृषक प्रजा पार्टी इन द लीडरशिप ऑफ फजलुल हक ज्वाइन द हैंड्स विद द मुस्लिम लीग एंड दिस कोलिशन वन द इलेक्शन इन द बंगाल एंड द कैबिनेट ऑफ मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड इन बंगाल विच रूल टिल 14 अगस्त 1947। अब ध्यान रखिएगा कि कृषक प्रजा पार्टी का पूछता है कि कृषक प्रजा पार्टी जो है किसके नेतृत्व में थी बच्चों? तो फजलुल हक जी के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी थी। इसने जो है मुस्लिम लीग के साथ जो है ज्वाइन करके कोलिशन पार्टी का जो है आप कह सकते हैं कोलिशन में जो है ये लोग जो है इलेक्शन को जीतते हैं बंगाल में और कैबिनेट को फॉर्म करते हैं। And cabinet of the Muslim League was formed in the Bengal, which ruled till 14th of August 1947। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं एस सोहरावर्दी की हम बात करते हैं। एस सोहरावर्दी वॉज चीफ मिनिस्टर एंड 16th of अगस्त 1946 की हम बात करते हैं वॉज डिसाइडेड बाय एज अ डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग। अब देखिए ये 16 अगस्त 1946 की हम बात करते हैं। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कब जो है डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था? तो 16th of अगस्त 1946 को जो है जो डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जाता है। मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट एंड द सवरन पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग डिमांडेड इंडिपेंडेंट एंड सवरन पाकिस्तान स्टेट आफ्टर इट्स मेंबर्स रिजाइन फ्रॉम द इंटरिम गवर्नमेंट। डायरेक्ट एक्शन डे ये डेट याद रखिएगा आप लोग 16 अगस्त 1946। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है कि
ये जो आप कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की हम बात करते हैं, तो इस डायरेक्ट एक्शन डे को जो बच्चों असल में जो बहुत जगह आपको राइट्स देखने को मिलेंगे। इट वाज शोन थ्रू द वायलेंस दैट हिंदू एंड मुस्लिम कुड नॉट लिव टुगेदर इन द कंट्री। अब देखिए मुस्लिम्स के द्वारा जो ये डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, आप कह सकते हैं इस दिन जो है बहुत जगह आपको जो है राइट्स देखने को मिलेंगे। और ये चीज, ये जो वायलेंस हो रहा था, ये चीज दिखाने के लिए किया जा रहा था कि जो भारतीय मुसलमान है और जो हिंदू हैं वो एक साथ एक राष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। और इसका जो मेन सेंटर था बच्चों वो नोआखली था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए। नोआखली वॉज द मेन सेंटर ऑफ दीज एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं अपने। Who headed the interim government formed in the year 1946? अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट को कौन हेड कर रहा था, जो कि 1946 को फॉर्म किया गया था। तो हम लोगों ने देखा था बच्चों, कांग्रेस प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जी को जो है वेबल के द्वारा इनवाइट किया जाता है इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए। और नेहरू जी के नेतृत्व में जो है इस पहले इंटरिम गवर्नमेंट को जो है फॉर्म करने की बात कही जाती है कि 24 अगस्त 1946 को डिक्लेयर किया आता है। एंड आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियली जो है 2 सितंबर 1946 को जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, जिसमें मुस्लिम लीग उस समय स्टार्टिंग में जो है मुस्लिम लीग इसमें हिस्सा नहीं लेती है, बट आप बाद में आपको देखने को मिलेगा वेबल के कहने पे जो है मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट करती है। एंड स्टार्टिंग में जो है बच्चों 12 कांग्रेस मिनिस्टर्स थे इस इंटरिम गवर्नमेंट में, बट जैसे मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है उसकी वजह से जो है 3 कांग्रेस के जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम देखते हैं क्या लिखा है। इन द लीडरशिप ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन। तो आप लोग को पता ही है कि 2 सितंबर 1946 की हम बात कर रहे हैं। अगर पूछेगा कि अनाउंसमेंट कब हुआ था, 24 अगस्त 1946 को अनाउंस कर दिया गया था कि इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाएगा कांग्रेस के द्वारा अंडर द लीडरशिप ऑफ द नेहरू जी। बट ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कब होती है, 2 सितंबर 1946 की हम बात कर रहे हैं बच्चों। 2 सितंबर 1946 को जो इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। When was the interim government formed under the जवाहरलाल नेहरू? तो देखिए ये पूछ रहा, फिर से वही क्वेश्चन है कि कब जो है इंटरिम गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में फॉर्म होता है। तो बच्चों सितंबर 1946 को जो है 2 सितंबर आपका ये 2 सितंबर 1946 को इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में की जाती है। उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को याद भी हो रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से चीजों को हम कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे। एंड इसके बाद जो बच्चों जो अगला सेशन होगा हमारा, वहां पे हम पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस कवर करेंगे। जस्ट वेट ऑफ फ्यू सेकेंड्स। एंड आफ्टर दैट constitution डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड बच्चों बहुत कम ही चैप्टर्स जो है घटना चक्र जो रह गए थे हमारे बच्चे में, मॉडर्न हिस्ट्री अप्रोक्सीमेट हमारा जो है कंप्लीट होने को आ गया है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा मॉडर्न हिस्ट्री में जो मिसलेनियस पॉइंट्स हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक 3 to 4 सेशंस और लगेंगे। आप लोग का जो प्रीवियस क्वेश्चन जो है हमारा काफी लंबे समय से हम चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एंड ध्यान रखिएगा, इसके बाद जो है यहाँ से फिर जो जीएम 360 के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया जा रहा है बच्चों, उस एप्लीकेशन पे जो है हम लोग लाइव क्लासेस जो है लाइव क्लासेस से आप लोग लाइव क्लासेस में आप लोगों से जुड़ेंगे। वहां पे बच्चों मैं मेडिवल एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री को कवर कराऊंगी। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन द ईयर 1946? तो मैंने आप लोगों से पहले ही बोला था बच्चों कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया था। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को हम एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन।
Food and Agriculture portfolio was held by the Dr. Rajendra Prasad ji in the interim government formed in the year 1946. Fine. In this government portfolio, the Defense Ministry was held by Baldev Singh and the department related to Commonwealth was headed by the Jawaharlal Nehru. चलिए बलदेव सिंह वाला हम लोगों ने देख लिया, बलदेव सिंह के अंडर में जो डिफेंस मिनिस्ट्री था और कॉमनवेल्थ वाला जो है डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू जी के अंडरशिप लीडरशिप में था। आज के सेशन को बच्चों हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस को जो है हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। और जैसे अप्रोक्सीमेट जो जस्ट वेट लेट मी टेल यू हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रिमेनिंग। देखिए अप्रोक्सीमेट 7 to 8 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं इस टॉपिक से जुड़े हुए। उसके बाद जो है हम पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड इंडिपेंडेंस इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ये जो है ये जो पॉइंट आता है, जब ये टॉपिक हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में आता है हम ये फील होता है कि हम लोगों ने काफी सारी चीजों को जो है कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। एंड आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रीवियसली सेशंस आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं उन सभी सेशंस को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एंड एक बात मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ कि पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको और सिलेक्शन ले सको। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ना भी है और हमें सिलेक्शन भी लेना है। चलिए आज के सेशन को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स।